Conceptual question number 13.5. Each capacitor in parallel combination has equal potential difference between its two plates. Justify the statement. जब एक से ज़्यादा कैपेसिटर को हम पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो कोई सी भी दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। इस स्टेटमेंट को आपने रीजन से आपने प्रूव करना है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है और वो कैसे होती है। मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये 3 कैपेसिटर मैंने शो किया है। बहुत ज़्यादा कैपेसिटर भी हो सकते हैं, तो ये 3 कैपेसिटर पे आप गौर करें तो तमाम कैपेसिटर के हर एक कैपेसिटर के लेफ्ट साइड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और हर एक प्लेट के राइट साइड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वो ये है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव वाला टर्मिनल वाला जो बात है वो आपने याद नहीं रखनी है। इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फिर स्टूडेंट ये समझता है कि लेफ्ट प्लेट को हमेशा के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, राइट साइड को हमने हमेशा नेगेटिव से जोड़ना है। ऐसा नहीं है। इस फिगर के अंदर हर एक प्लेट के लेफ्ट साइड को पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, हर एक प्लेट के राइट साइड को आप नेगेटिव से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड को हमने नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, राइट साइड को हम पॉजिटिव से भी जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक वर्डिंग बताता हूँ, वो वर्डिंग आप याद रखेंगे ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो ना कि लेफ्ट साइड हमने पॉजिटिव से जोड़ना है या राइट साइड पॉजिटिव से जोड़ना है, लेफ्ट साइड नेगेटिव से जोड़ना है, राइट साइड नेगेटिव से जोड़ना है। इस कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए जो परफेक्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए। लेफ्ट साइड ऑफ ईच प्लेट is connected to one terminal of बैटरी या करंट सोर्स लिखना चाहिए। बैटरी कोई भी, देखो बैटरी के अलावा भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो सकता है, तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स बेहतर रहेगा। while राइट साइड ऑफ ईच, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईच प्लेट is connected to the other terminal of current source। अब ये याद रखना है, तो आपकी मर्जी है कौन से साइड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, कौन से साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं। अगर राइट साइड को आप नेगेटिव से जोड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पॉजिटिव से जोड़ेंगे। अगर आप राइट पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड नेगेटिव से। तो इस सूरत में तमाम कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट है, इसलिए हर एक कैपेसिटर को सेम वोल्टेज मिलेगी। दूसरी बात सेम वोल्टेज होने का ये है कि चार्ज, हर एक चार्ज के लिए फ्लो ऑफ पाथ डिफरेंट है। Q1 के लिए ये पाथ है, Q2 के लिए पाथ, Q3 के लिए पाथ। हर एक चार्ज के लिए पाथ डिफरेंट है फ्लो करने का। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, हर एक चार्ज के लिए पाथ अलग होने का ये मिसाल है कि जैसे कि 3 बंदे हैं, हर एक के सामने एक एक थाली रखें, उसके अंदर 5 सेब आप डालें तो हर एक बंदे को बराबर सेब मिला। यानी कि बराबर सेब मीन्स यहाँ पर सेब वोल्टेज की मिसाल है। थाली हमारे पास यहाँ पर चार्ज है, बंदे हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.6। परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक, अ मेटल चेन बीनीथ इट। व्हाट पर्पस डज द चेन सर्व? ऑयल एंड पेट्रोल टैंकर के पीछे एक चेन लटकी होती है और वो चेन सड़क के साथ टच होती है। जब ट्रक आगे जाती है तो वो चेन सड़क के साथ रूलिंग करती हुई आगे जाती है। तो ऑयल टैंकर के पीछे चेन को हैंग करने का क्या मकसद है? ऑयल टैंकर या पेट्रोल टैंकर के पीछे चेन को हम इसलिए सस्पेंड करते हैं, इसलिए हम लटकाते हैं और उस चेन को सड़क के साथ टच करते हैं। जब टैंकर चलती है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से टैंकर के बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रबिंग से चार्ज आते हैं। तो एयर और टैंकर के बॉडी के साथ रबिंग होती है, जिसकी वजह से टैंकर के बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो अगर वो चार्ज
जमा होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। डेस्टिनेशन पर पेट्रोल हम निकाल के दूसरे जगह में हम डालेंगे, या ड्यूरिंग मोशन चार्ज के बढ़ने से स्पार्किंग का खतरा होता है। स्पार्किंग से पूरे पेट्रोल को आग लग सकती है। इस चीज से अवॉइड करने के लिए हम ऑयल टैंकर के पीछे हम चेन लगाते हैं, ताकि रबिंग से, एयर के साथ रबिंग से जो चार्ज टैंकर के बॉडी के ऊपर आएगा वो उस चेन के थ्रू ग्राउंड होता जाए, ताकि स्पार्किंग का खतरा कम हो और आग लगने का चांस कम हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.7 इफ a high voltage power line falls across your car while you are in the car, why should you not come out of the car? अगर इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन है, तारें हैं, अगर वो आपके कार के ऊपर गिर जाए जबकि आप कार के अंदर मौजूद है, तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस कार के अंदर आप सेफ है, आपको करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे, जो ही आपका पाँव जमीन के साथ टच होगा तो आपको करंट आ सकता है, यानी कि इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। सो जब हाई पावर वायर कार के ऊपर या गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो कार के अंदर हमें स्टे करना चाहिए। सबसे पहले उस वायर को हम रिमूव करें, फिर हम बाहर निकलें, अदरवाइज डेथ भी हो सकती है। जब हाई वोल्टेज वायर कार के ऊपर गिरती है तो कार के अंदर, कार के बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, चार्ज मौजूद है, क्योंकि मैटर के अंदर चार्ज तो होता ही है। और हाई वोल्टेज वायर के अंदर भी चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो ही हाई वोल्टेज वायर और कार की बॉडी टच होती है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि कार की बॉडी और वायर के दरमियान चार्जेस का ट्रांसफर होता है, तब तक ट्रांसफर होता है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस बॉडी की तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रेवल करती है, बिल्कुल इसी तरह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली जगह से कम इलेक्ट्रॉन वाली जगह में तब तक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा जब तक वायर और कार की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो जाते हैं। जब चार्जेस की तादाद बराबर होते हैं तो वो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। जब न्यूट्रल होगी तो क्या होगा, वहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आप तक करंट नहीं पहुँचेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप वायर को हटाने से पहले आप दरवाज़ा खोल के पाँव बाहर आएंगे तो जो ही ज़मीन के साथ आपका पाँव टच होगा तो क्या होगा, वो जो हमारे जिस्म कंडक्टर है, जो चार्जेस है, वो आपकी जिस्म के थ्रू ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। और हमारी ज़मीन की अंदर यह खूबी है कि वो बहुत ज़्यादा चार्जेस को जज़ब कर सकती है। तो हैवी करंट हमारे जिस्म से फ्लो होगा तो हम डेड भी हो सकते हैं। लिहाजा जब गाड़ी से बाहर निकलना हो तो पहले वायर को हटा दें, फिर हमें निकलना चाहिए। यह हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.8, the last conceptual question of this unit. Explain why a glass rod can be charged by rubbing when held by hand, but an iron rod cannot be charged by rubbing if held by hand. एक गिलास रॉड है, उसको आप हाथ से पकड़ के आप रबिंग करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जबकि एक आयरन रॉड को हाथ से पकड़ के रबिंग करने से उसके ऊपर चार्ज नहीं आता। इसकी रीज़न क्या है? हम जानते हैं ग्लास रॉड एक इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर है तो जब हम रब करते हैं तो इंसुलेटर के ऊपर चार्ज तो आएगा, बट वो चार्ज उस इंसुलेटर से मूव नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज कैन नॉट पास थ्रू इंसुलेटर। इस तरह से इंसुलेटर के ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज स्टे कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, वो चार्ज हो जाता है। जबकि आयरन रॉड कंडक्टर है, जब हम कंडक्टर को रब करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, लेकिन चार्ज जो ही चार्ज आएगा तो वो चार्जेस इस कंडक्टर के थ्रू मूव करेगा, फ्लो करेगा। और हमारी जो बॉडी है, हाथ है, ये भी कंडक्टर है। तो वो जो कंडक्टर से चार्ज मूव करता हुआ हमारे बॉडी से होता हुआ ये ग्राउंड चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। इस तरह से चार्ज इधर से पैदा हो रहा है, यहाँ से शिफ्ट होकर ग्राउंड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरह से कभी भी रबिंग से आयरन रॉड चार्ज नहीं होगा। चार्ज फ्लो to the ground through conductor
कंडक्टर मीन्स यहाँ आयरन रॉड है, आयरन रॉड लिख सकते हैं आप, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आयरन रॉड। एंड आवर बॉडी, तो इधर से पैदा हो रहा है, पैदा होते ही वो आगे ट्रांसफर होकर ग्राउंड हो रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर चार्ज स्टे नहीं करेंगे।